अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11 का इसकी एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 7.4 में जो आपका टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन का। इससे पहले 7.3, 7.2 और 7.1 डिस्कस हो चुकी है। तो अब 7.4 लास्ट एक्सरसाइज है, ये देखते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन के हवाले से है। तो कॉम्बिनेशन के बारे में जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो कुछ ये हैं, ये नोट कर लें। सबसे पहले कि कॉम्बिनेशन को डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज, कि अगर हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों और उसमें से आर अगर आपने यूज़ करने हों तो उसका कॉम्बिनेशन आपने निकालना हो तो उसको या तो आप लिखेंगे एन सी आर से। कॉम्बिनेशन को एक लिखने का तरीका ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, दैट इज़ एन सी आर। दूसरा, या तो आप इस तरह से ब्रैकेट लगा के लिखेंगे एन आर, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं सी ब्रैकेट एन कॉमा आर। ये कॉम्बिनेशन को तीन डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, और इसका फार्मूला ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये आपका फार्मूला है कॉम्बिनेशन का, जो कि आपने आगे यूज़ करना है। तो एक तो कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला अपने ज़हन में बिठा लें। एन ऊपर वाली वैल्यू होती है और आर सी के नीचे वाली वैल्यू होती है। ऊपर आपने ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल ले लेना है, नीचे आपने नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल ले लेना है, और फिर ब्रैकेट में से ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करके उसका फैक्टोरियल ले लेना है। तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है जो आपने याद रखना है। इसके अलावा कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लें। नंबर 1, एन पी आर बराबर होता है आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ज़हन में रखिएगा कि एन पी आर, अब एन पी आर क्या है? परमुटेशन है। तो एन पी आर बराबर होता है आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर के, तो ये याद रखिएगा। दूसरा, अगर आर की वैल्यू ज़ीरो हो तो एन सी आर का जो जवाब है, जिसको आप फिर एन सी ज़ीरो लिखेंगे, वो वन होता है। अगर आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो कॉम्बिनेशन वन होता है। इसी तरह अगर आर की वैल्यू वन हो जाए तो एन सी आर बन जाएगा आपके पास एन सी वन, और अगर आर की वैल्यू वन हो, नीचे अगर वन आ रहा हो, तो उसका आंसर हो जाता है एन। ठीक है, जो भी ऊपर लिखा हुआ नंबर आएगा वो इसका आंसर होगा। उसके बाद व्हेन आर इज इक्वल टू एन, जब आर एन के इक्वल आ जाए, या जब ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो जाए, तब भी कॉम्बिनेशन का आंसर वन होता है। ये कुछ रिजल्ट्स है, ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, कि हम एन सी आर को एन सी एन माइनस आर लिख सकते हैं, नीचे दोनों को माइनस करके लिख सकते हैं और ये बराबर होते हैं। तो एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, ये रिजल्ट भी ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा कॉम्बिनेशन को हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब कैलकुलेटर में आप देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन आ रहा है। ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नज़र आ रहा है आपको, मल्टीप्लाई के ऊपर आपको नज़र आएगा एन पी आर, ये परम्यूटेशन निकालने के लिए होता है। और डिवाइड का जो साइन नज़र आ रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा एन सी आर। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन डायरेक्ट निकालना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि पहले आपने ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाएंगे तो सी लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आपने नीचे वाली वैल्यू लिखनी है। लिखने के बाद आप इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपको कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करने की या उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज में भी यूँ ही होगा कि आपने अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके अगर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। आपने इवैल्यूएट करना है। लिखा हुआ आ गया 50C50। अब मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन की थी, जब ऊपर और नीचे नंबर एक जैसा हो जाए तो उस कॉम्बिनेशन का आंसर वन होता है। तो 50C50 का आंसर वन होगा, यानी कि जब ये ऊपर और नीचे नंबर सेम हो जाए तो आंसर वन आएगा। दूसरा पार्ट है 100C0। मैंने ये भी बताया था कि जब नीचे नंबर ज़ीरो आ जाए तो उस कॉम्बिनेशन का आंसर भी वन होता है। तो ऊपर चाहे जो मर्ज़ी नंबर हो, जैसे 100 है, 100C0, नीचे अगर ज़ीरो आ जाए तो उस कॉम्बिनेशन का आंसर वन होगा। फिर लिखा हुआ आ गया 10C7। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 10 लिखें, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाएँ, सी लिखा हुआ आएगा, फिर 7 दबाएँ और फिर इक्वल टू दबा लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप कैलकुलेट इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं।
तो 10c7 को अगर ओपन करना हो तो ऊपर 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 7 फैक्टोरियल आ जाएगा और ब्रैकेट में 10 माइनस 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा। अब ऊपर वाला जो 10 फैक्टोरियल है, 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल बनेगा। तो जो ऊपर वाला 10 फैक्टोरियल है वो 7 फैक्टोरियल तक आप लें, तो 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल तक लाएँगे तो वो 7 फैक्टोरियल से कैंसल हो जाएगा और 10 माइनस 7 करेंगे तो ये आपके पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 10, 9, 8, नीचे 3 फैक्टोरियल था, उसको आपने ओपन कर लिया तो 3 टू 1 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके फिर नीचे वाले मल्टीप्लाई करें, फिर आप डिवाइड कर लें तो 10c7 का आंसर 120 आ जाएगा। 20c17 लिखा हुआ आ गया। 20c17 को ओपन किस तरह से करेंगे कि आप ऊपर लिखेंगे 20 फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 17 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 20 माइनस 7 फैक्टोरियल। अब 20 को हम 17 तक ओपन करेंगे तो 20, 19, 18, 17 और 17 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और 20 माइनस 17 का आंसर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 10, 20, 19, 18 और नीचे 3 फैक्टोरियल ओपन किया 3 टू 1। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो 1140 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएँ। अब इसमें कहता है कि अगर 3nc2 रेशो nc2 बराबर हो 15:1 के तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपने n की वैल्यू निकालनी है। अब ज़रा देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है 3nc2 रेशो nc2 इज़ इक्वल टू 15:1। अब आपने ये दोनों कॉम्बिनेशन ओपन करने हैं। ऊपर आ जाएगा, पहले में ऊपर आ जाएगा 3n का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल और फिर 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल। रेशो का साइन जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। फिर दूसरे की बारी, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसी तरह फिर इज़ इक्वल टू के बाद 15 रेशो डिवाइड में चेंज होगी और फिर 1। तो राइट साइड पे 15 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। अब आपको पता है जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये जो सेकंड वैल्यू है ये रेसिप्रोकल हो जाती है, उलट जाती है। फिर आपने एक और काम करना है, ये जो 3n फैक्टोरियल आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप एक्सपैंड करेंगे 3n माइनस 2 तक। 3n के बाद वाला नंबर क्या होगा? 3n माइनस 1। उसके बाद नंबर क्या होगा? 3n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। नीचे 2 फैक्टोरियल और 3n माइनस 2 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। तो इससे ये होगा कि ये 3n माइनस 2 फैक्टोरियल 3n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएंगे। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और ये टर्म रेसिप्रोकल होगी। बन गया 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल और राइट साइड पे 15 ओवर 1 आ गया। तो अब आपके पास पहली टर्म में रह गई है 3n इंटू 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल और नीचे जो n फैक्टोरियल लिखा हुआ नज़र आ रहा था आपको, इसको आप n माइनस 2 तक एक्सपेंड कर लें। n माइनस 1 और इससे एक पिछली टर्म क्या होगी? n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास बचेगा 3। अच्छा, और एक और चीज़ यहाँ पे कि ये n इस n से भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 3 इंटू 3n माइनस 1 इंटू 1 ओवर n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। कंबाइन करके लिख लें। 3 इंटू 3n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। n माइनस 1 को राइट साइड पर लाकर मल्टीप्लाई करवा दें और इस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास बचेगा 9n माइनस 3 इज इक्वल टू 15n माइनस 15। अब ये लेफ्ट हैंड साइड उठाकर आप राइट साइड पर शिफ्ट कर दें। तो 0 इज इक्वल टू 15n माइनस 15 माइनस 9n प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो 6n 15n माइनस 9n 6n और माइनस 15 प्लस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें उसने कहा है कि NPR 120 के इक्वल है और NCR 20 के इक्वल है। फाइंड R। अब आपने R फाइंड करना है। जैसा कि हमें मालूम है, हमने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था कि NPR बराबर होता है R फैक्टोरियल इंटू NCR। ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में बताया था सबसे पहले। अब NPR की जगह पे 120 और NCR की जगह पे 20 पुट कर दें। तो 120 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू 20। 20 इधर ला के डिवाइड कर दें। 120 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। तो R फैक्टोरियल की वैल्यू ये डिवाइड होने के बाद आपके पास 6 आ जाएगा। तो R फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो 6 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 टू 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है और ये आपका 3 टू 1 क्या बन रहा है? 3 का फैक्टोरियल बन रहा है। तो R फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के बराबर है तो R की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो ये आपकी R की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएँ। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। अब आपने n की वैल्यू भी निकालनी है और r की वैल्यू भी निकालनी है। व्हेन NCR इज इक्वल टू 56 एंड NPR इज इक्वल टू 336।
अब उसने एनसीआर की वैल्यू दे दी है आपको 56 और एनपीआर की वैल्यू दे दी है 336। बात वहीं से शुरू करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि एनपीआर बराबर होता है आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। अब वैल्यूज पुट करें, एनपीआर की जगह पे 336 और एनसीआर की जगह पे 56, तो बन जाएगा 336 इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू 56। 56 को दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड करें, 336 ओवर 56 इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। तो ये डिवाइड होने के बाद फिर 6 आ जाएगा, तो आर फैक्टोरियल की वैल्यू 6 आएगी। और जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि इस 6 को हम 3 टू 1 लिखेंगे और ये 3 टू 1 3 फैक्टोरियल बनता है। तो आर फैक्टोरियल बराबर हो गया 3 फैक्टोरियल के, तो आर की वैल्यू 3 आ गई। अब दोबारा से हम एनपीआर की वैल्यू लेंगे। जैसे कि उसने बताया कि एनपीआर 336 के इक्वल है। हम पे दोबारा से ये वैल्यू लिख लेंगे, एनपीआर इज इक्वल टू 336 और इसका फार्मूला ओपन करेंगे। आर की जगह पे अब आप 3 पुट कर दें। आर पता है ना आपको किसके इक्वल है, आर 3 के इक्वल है। तो ये बन जाएगा एनपी3। एनपी3 का फार्मूला अगर ओपन करेंगे तो बन जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336। अब ये जो आपको ऊपर एन फैक्टोरियल लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको एन माइनस 3 तक एक्सपैंड करें। तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल तक एक्सपैंड किया। वन माइनस 3 एन माइनस 3 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 336। अब आपने इस 336 को भी, जिस तरह यहाँ पे 3 कंसेक्टिव नंबर्स आ रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है। तो आपने इस 336 को भी 3 कंसेक्टिव नंबर्स के प्रोडक्ट में चेंज करना है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो 336 को आप लिख लेंगे 876। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 336 आता है। फर्दर पहला नंबर एज इट इज 8, 7 को आप लिख लें 8 माइनस 1, 6 को आप लिख लें 8 माइनस 2। अब जरा दोनों साइडें मिलाएं। लेफ्ट हैंड साइड पे जहां जहां पे n आ रहा है, राइट हैंड साइड पे वहां वहां पे 8 आ रहा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या बनी, n की वैल्यू 8 बन गई। तो ये आपने n की वैल्यू भी निकाल दी। पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में उसने दिया हुआ है, ये बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये वैल्यू जरा करेक्ट कर लेनी है आपने। n माइनस वन सी आर माइनस वन रेशो एन सी आर रेशो एन प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 1 रेशो 3 रेशो 7। इसमें से आपने पहले दो ले लेने हैं, पहली दो वैल्यूज ले लेनी है। यहाँ से ये दो वैल्यूज ले लेंगे और यहाँ से भी आप पहली दो वैल्यूज ले लेंगे। कंसीडर n माइनस वन सी आर माइनस वन रेशो एन सी आर इज इक्वल टू 1 रेशो 3। तो अब आप फार्मूले ओपन करेंगे। आपको पता है रेशो है डिवाइड में चेंज हो जाती है। तो ऊपर n माइनस वन सी आर माइनस वन का फार्मूला ओपन किया तो n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। नीचे आपने एन सी आर का फार्मूला ओपन किया, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। 1:3 आपके पास बन जाएगा 1/3। तो एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे ये वाला जो माइनस है अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा। और नीचे एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 1/3। तो अब जब ये नीचे वाली वैल्यू उठाकर अब ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये देखें, एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, ये वन वन से कैंसिल हुआ तो एन माइनस आर फैक्टोरियल रह गया। तो एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल, ये रेसिप्रोकल हो गया, इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट अब आप ये देखें कि ये n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें आपने ये जो r फैक्टोरियल है इसको r माइनस वन तक एक्सपेंड कर लेना है और ये जो n फैक्टोरियल है इसको n माइनस वन फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेना है। तो n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसिल, एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसिल। तो आर ओवर एन इज इक्वल टू 1/3। तो ये बन जाएगा 3r इज इक्वल टू एन या n इज इक्वल टू 3r। इसको आप इक्वेशन 1 कह लेंगे। अब आप दोबारा से क्वेश्चन पे जाएं और ये वाली दो वैल्यूज उठा लें, एन सी आर रेशो एन प्लस वन सी आर एन सी आर रेशो एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और यहाँ से ये दोनों वैल्यूज उठा लें 3:7। तो एन सी आर रेशो एन प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 3:7। अब आपको पता है ये भी डिवीजन में रेशो है तो डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। तो ऊपर एन सी आर का फैक्टर, ऊपर जो है आपने एन सी आर का फार्मूला ओपन किया, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। नीचे एन प्लस वन सी आर प्लस वन का फार्मूला ओपन करें, तो एन प्लस वन का फैक्टोरियल ओवर आर प्लस वन का फैक्टोरियल, एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड बन जाएगी 3/7।
अब देखें ऊपर वाला एज़ इट इज़ n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे n+1 फैक्टोरियल ओवर r+1 फैक्टोरियल और ये जो माइनस था ना बेसिकली ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये बन जाएगा n+1 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 3/7। तो अब आप देखें ये 1 इस 1 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर वाला एज़ इट इज़ आ गया n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। नीचे आपके पास बच गया n+1 फैक्टोरियल ओवर r+1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 3/7। फिर वही बात है जब ये नीचे वाली वैल्यू आप उठाकर ऊपर लेके जाएँगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r+1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 3/7। फिर ये n माइनस r से कैंसल। तो आपके पास बचा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू r+1 फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 3/7। अब r+1 वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू r+1 है और n+1 है, इनको हम इससे एक प्रीवियस टर्म तक एक्सपैंड करेंगे। तो r+1 से प्रीवियस टर्म r होगी और n+1 से प्रीवियस टर्म n होगी। तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू r+1 इनटू r फैक्टोरियल ओवर n+1 इनटू n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 3/7। r फैक्टोरियल से कैंसल हो जाएगा, n फैक्टोरियल से कैंसल हो जाएगा। आपके पास बचेगा r+1 ओवर n+1 इज़ इक्वल टू 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7r+7 इज़ इक्वल टू 3n+3। अब इक्वेशन 1 याद करें। इक्वेशन 1 में आपको याद हो कि n की वैल्यू 3r थी। ये जो n आ रहा है, ये 3r पुट कर दें, तो 7r+7 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3r+3, 7r+7 इज़ इक्वल टू 9r+3। अब आप ये सारी वैल्यूज़ राइट साइड पे लें, 0 इज़ इक्वल टू 9r+3 माइनस 7r माइनस 7, तो बचेगा 2r माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 और r की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 थी n इज़ इक्वल टू 3r, r की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो n इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएँ, बाकी सारे बीच में स्मार्ट सिलेबस में स्किप हो चुके हैं। तो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ वोवेल लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, आपने अरेंजमेंट्स निकालनी है। देखें जब भी अरेंजमेंट का वर्ड आए तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन होगा और जब भी सिलेक्शन का वर्ड आए वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा, ये ज़हन में रखिएगा। अरेंजमेंट मीन्स परमुटेशन, सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन। तो वोवेल्स हमारे पास क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। नंबर ऑफ वोवेल्स कितने होंगे जी, 5। अच्छा जी, तो अब आपने सिर्फ वोवेल्स की अरेंजमेंट निकालनी है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बराबर होगी 5p5 के। 5 वोवेल्स हैं, 5 के 5 यूज़ करने हैं, तो 5p5 आएगी, आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 120 आ जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अरेंजमेंट मीन्स परमुटेशन, सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी वेज 3 डिशेज ऑफ देसी फूड एंड 2 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 डिशेज ऑफ देसी फूड एंड 8 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड। ठीक होगा जी। तो टोटल देसी डिशेस हमारे पास 6 है, जिसमें से हमने जो सेलेक्ट करनी है वो 3 है, और जो चाइनीज डिशेस टोटल है हमारे पास वो 8 है, जिसमें से हमने जो सेलेक्ट करनी है वो 2 है। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट डिशेस किसके इक्वल होगा, आप देखो यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है, तो सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट्स मीन परमुटेशन। तो सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। तो पहले आप बात करें देसी डिशेस की, तो 6 टोटल थी, हमने उसमें से 3 सेलेक्ट करनी थी, तो 6C3। अब चाइनीज़ की बात करें, 8 टोटल थी, हमने 2 सेलेक्ट करनी थी, तो 8C2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो 6C3 का आंसर 20 आ जाएगा और 8C2 का 28 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 560। तो 560 डिफरेंट वेज में हम डिशेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ताश के पत्ते हैं। आप में से जिन्होंने खेली हुई होगी उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं खेली उनको पता होना बता देता हूँ कि जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो कहता है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स। कहता है कि जी जो ताश के 52 यानी कि प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें से 26 ब्लैक कार्ड्स हैं और 26 रेड कार्ड्स हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 8 कार्ड्स बी सिलेक्टेड इफ 3 कार्ड्स आर ब्लैक एंड रिमेनिंग 5 आर रेड। तो देखिए जी टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हुए, 26। अब हमने देखें ब्लैक और रेड जो कार्ड्स हैं, 26 ब्लैक और 26 रेड जो कार्ड्स हैं उनमें से 8 और 3, 8 टोटल सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से 3 ब्लैक हैं और 5 रेड हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स पे तवज्जो दें। टोटल ये जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं इनका कोई रोल नहीं है। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स हैं 28, जिसमें से आपने जो सिलेक्ट करने हैं वो 3 है, और 20 टोटल रेड कार्ड्स है 26, जिसमें से जो आपने सेलेक्ट करने हैं वो 5 है। इस 8 का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है,
तो 26 देखें ना, यहाँ पे देखिए 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, जिसमें से आपने 3 ब्लैक कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं। 26 रेड टोटल कार्ड्स हैं, जिसमें से आपने 5 सेलेक्ट करने हैं। तो ये आपके सामने डाटा आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? फिर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन है। तो ये पहले आ गया ब्लैक का। तो 26 ब्लैक थे, जिसमें से आपने 3 चूज़ करने हैं, और 26 रेड थे, जिसमें से आपने 5 चूज़ करने हैं। तो 26C3 मल्टीप्लाई बाय 26C5 कैलकुलेटर से निकालें। तो 2600 इंटू 65780 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आएगा 171028000। तो ये है जी नंबर ऑफ वेज। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स, 7 ग्रीन बॉल्स। कि हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर 8 रेड बॉल्स हैं और 7 ग्रीन बॉल्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच 5 बॉल्स आर सेलेक्टेड इन अ वे। कि अब ज़हन में रखना है कि 8 टोटल रेड बॉल्स हैं, 7 जो हैं वो ग्रीन बॉल्स हैं, जिसमें से आपने जो हैं वो 5 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। और पहला पार्ट कहता है जिसमें से 3 रेड हों और 2 ग्रीन हों। तो नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा? पहले हम बात करते हैं रेड बॉल्स की। 8 टोटल थी, जिसमें से हमने 3 सेलेक्ट करनी है, और 7 ग्रीन बॉल्स टोटल थी, जिसमें से हमने 2 सेलेक्ट करनी है। तो 8C3 इंटू 7C2, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 21, आंसर आ जाएगा 1176। दूसरे पार्ट में कहता है एक रेड बॉल हो और 4 ग्रीन बॉल्स हो। तो आपको पहले रेड बॉल्स की बात करते हैं। टोटल 8 थी, जिसमें से आपने एक सेलेक्ट करनी है क्वेश्चन के मुताबिक, और टोटल 7 ग्रीन बॉल्स थे, जिसमें से आपने 4 सेलेक्ट करनी है, तो 7C4 हो जाएगा 8 इंटू 35, आंसर आ जाएगा 280। थर्ड पार्ट 4 रेड एंड 1 ग्रीन। तो फिर नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? तो टोटल 8 रेड बॉल्स थे, जिसमें से 4 आपने सेलेक्ट करनी है, और 7 टोटल ग्रीन बॉल्स थे, जिसमें से 1 आपने सेलेक्ट करनी है। 70 इंटू 7 आंसर आ जाएगा 490। पार्ट 5 ऑल द रेड बॉल्स, के सारी की सारी बॉल्स रेड हों। तो अब देखते हैं कि 8 रेड बॉल्स हैं और आपने 8 की 8 रेड ही सिलेक्ट करनी है, तो 8C8। 7 ग्रीन बॉल्स थी, उसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करनी, तो 0 आ गया। तो 56 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 56। तो ये आपका क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11, हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड्स। यहाँ पर अब कॉम्बिनेशन का एक नया फार्मूला और इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, वो भी ज़रा तवज्जो से देखिएगा। कहता है कि हम 15 साइडेड पॉलीगॉन है, एक ऐसी पॉलीगॉन है, एक ऐसी शेप है जिसकी 15 साइड्स हैं, और आपने उसमें से नंबर ऑफ डायगोनल्स और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बतानी है कितनी बना सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा, तो हमारे पास जो साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है वो 15 है, उसको वो n होगी। तो साइड्स ऑफ पॉलीगॉन n हो गया 15, और नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपने निकालना है तो उसका फार्मूला होता है NC2 माइनस n, क्योंकि जो डायगोनल होता है ना वो 2 वर्टिसेस को मिलाने से बनता है, 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला होगा NC2 माइनस n। अब n की वैल्यू 15 पुट कर दें। 15C2 माइनस 15, 105 माइनस 15, तो 90 डायगोनल्स बन सकते हैं। और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने का फार्मूला होगा NC3, क्योंकि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 पॉइंट्स को मिलाने से ट्राइंगल बनती है, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है NC3। अब n की वैल्यू 15 है, वो पुट कर दें। 15C3 कैलकुलेटर से निकालें तो 455 आप ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन 12, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 104। कहता है अब नंबर ऑफ साइड्स आप निकालें, n की वैल्यू निकालें। नंबर ऑफ साइड मीन n, आप n की वैल्यू निकालें अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स 104 हो। अब उसने आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स दे दी हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास 104 है। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फार्मूला क्या है, अभी पीछे डिस्कस किया, NC2 माइनस n। ठीक हो गया जी। तो NC2 को ओपन करें, n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 104। और ये जो ऊपर n है इसको n माइनस 2 तक एक्सपेंड करें, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रह जाएगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 माइनस n। एलसीएम लें, n इंटू n माइनस 1 माइनस 2n ओवर 2, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इज इक्वल टू 208 आ गया। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 208 भी दूसरी तरफ लें, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 208 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फैक्टराइज करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 13n माइनस 16n माइनस 208 आ गया। पहले दो में से n कॉमन लेंगे तो n प्लस 13, फिर माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 13 आना है। एक फैक्टर बन गया आपका n प्लस 13 और एक बन गया n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 13 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू माइनस 13 निगलेक्ट कर दें क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू जो 16 आएगी ये आपका आंसर होगा।
तो पता चला कि नंबर ऑफ साइड्स 16 होंगी अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स 104 हो। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग 15 पॉइंट्स 6 ऑफ विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये उसने अजीब बात कह दी है कि आपने 15 पॉइंट्स को मिलाकर बताना है कि कितनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं, जिसमें उसने ये बताया कि जो 6 पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर मौजूद हैं। तो टोटल पॉइंट्स है 15। तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स बनेंगी, फार्मूला बताया था मैंने आपको NC3। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स बनेंगे 15C3, वो आ जाएगा 455। अब उसने खुद बताया कि 6 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जो 6 पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे मौजूद हैं, तो वो ट्रायंगल नहीं बना सकते। अगर पॉइंट एक ही लाइन पर मौजूद हो तो वो ट्रायंगल नहीं बना सकते। इसमें से फिर हम देख लेते हैं 6। तो नंबर ऑफ इनवैलिड ट्रायंगल्स कितनी बनेंगी? 6C3। अब n की वैल्यू 6 ले लें, ठीक है, 6C3 तो 20 आ गया, तो ये टोटल में से माइनस कर दें। तो एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे 455 माइनस 20, 435। ये क्वेश्चन 13 हो गया। 14, द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। बड़ा आसान है। टोटल बॉयज है 10, टोटल गर्ल्स हैं 8। बॉयज़ कमेटी में है 6 और गर्ल्स कमेटी में है 3। नंबर ऑफ कमेटीज़ किसके इक्वल होंगी? 10C6 इंटू 8C3। टोटल बॉयज़ थे 10, उसमें से 6 आएंगे और 8 गर्ल्स थी, उसमें से 3 आएंगी। इन दोनों को सॉल्व कर लें, 210 इंटू 56, तो 11,760 ये आपकी नंबर ऑफ कमेटीज़ बनेगी। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन व्हेन ईच कमिटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि उसने कहा कि आपने 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है 10 लोगों में से। 10 लोगों की आपने जो है ना 10 लोगों से आपने 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। कितनी कमेटियाँ बनेगी ये बताना है, और हर कमेटी में 2 बंदे फिक्स हैं। तो जैसे मैंने आपको परमुटेशन में बनाया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट आप फिक्स करेंगे तो वो नंबर ऑफ n में से भी और r में से भी वो कम हो जाएँगे। तो टोटल पर्सन वैसे 10 है और मेंबर्स ऑफ कमेटी जो है वो 7 है। लेकिन 2 मेंबर्स हमने फिक्स किए हुए हैं, तो दोनों में से 2-2 माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ कमिटीज़ बन जाएँगी, वैसे तो बनती है 10C7, लेकिन अब 10 में से 2 कम करके लिखेंगे 8 और 7 में से भी 2 कम करके लिखेंगे 5। नंबर ऑफ कमिटीज़ बन जाएगी 8C5, 56 कमिटीज़ बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 16, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स। ये पहला पार्ट है। कहते हैं कि आपने 11 प्लेयर्स की जो है ना वो टीम बनानी है क्रिकेट की 17 प्लेयर्स में से। हाउ मेनी ऑफ देम इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। ये दूसरा पार्ट है कि जब उनमें से एक प्लेयर आप फिक्स कर दें तब कितनी बनेगी। तो टोटल मेंबर्स है 17, हमने 11 की टीम बनानी है। नंबर ऑफ टीम्स बनेगी 17C11, ऊपर टोटल नीचे 11। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 7 6। अब जब आप एक बंदे को फिक्स कर देंगे तो ऊपर और नीचे में से एक एक कम कर दें। 17 की जगह 16 आ जाएगी, 11 की जगह 10 आ जाएगा, तो 16C10 आ जाएगा 8008। तो ये आपका आंसर था, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, बाकी सारे स्किप हैं। कंसिडर अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम दैट जनरेट्स 8 करेक्टर पासवर्ड। कि हमारे पास कोई एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है जो 8 करेक्टर्स का एक पासवर्ड बनाता है। ईच करेक्टर ऑन पासवर्ड कैन आइदर अ लोअर केस लेटर। तो कहता है कि उस पासवर्ड के अंदर हो सकता है कि लोअर केस लेटर्स आए ए से लेके एफ तक, और अ डिजिट, या डिजिट आए 0 से लेके 5 तक। हाउ मेनी पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लोअर केस लेटर एंड 3 डिजिट्स। ठीक होगा जी, कि कितने पासवर्ड्स हम बना सकते हैं जब जिसमें 5 लोअर केस लेटर्स हों और 3 डिजिट्स हों। पहले पार्ट में कहता है विद रेपिटेशन अलाउड, जब रेपिटेशन अलाउ होगी, और बी में कहता है विदाउट रेपिटेशन। तो जी टोटल लोअर केस लेटर्स कितने हैं? ए से लेके एफ तक काउंट करें तो 6 बनते हैं। टोटल डिजिट्स उसने खुद बताया है 0 से लेके 5 तक, वो आपके 5 बनते हैं। तो टोटल डिजिट्स, हाँ, टोटल लोअर केस लेटर्स जो है ना वो आपके पास, अच्छा सॉरी, कि टोटल लोअर केस लेटर ए से लेके एफ तक कितने बनते हैं? 6। आपने यूज़ कितने करने हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने 5 लोअर केस लेटर यूज़ करने हैं। तो लोअर केस लेटर्स टू यूज़ 5। टोटल डिजिट्स 0 से लेके 5 तक 6 बनते हैं, और यूज़ कितने आपने करने हैं वो है 3। उसने अलाउ मेंशन किया हुआ है 3। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अब देखो आपने क्या करना है कि आपने 6 कैरेक्टर का एक पासवर्ड जनरेट करना है, जिसमें जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स 5 हों, 1 2 3 4 5, और 3 जो है ना वो डिजिट्स हों, 1 2 3। ठीक
ठीक है? पहला जो है ये किसके लिए है? ये 6 जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब है 6 डिजिट करैक्टर का पासवर्ड बनाना है आपने। और ये आपके पास कितने लोअर केस लेटर्स आएँगे 5 मल्टीप्लाई और कितने आपके पास डिजिट्स आएँगे वो होंगे 3। तो टोटल पासवर्ड बन जाएँगे 6 पावर 5 इंटू 6 पावर 3। ठीक है? देखिए कितनी मरतबा 6 आ रहा है 5 मरतबा और फिर 3 मरतबा। इनको सॉल्व कर लेंगे तो 16791616 आ जाएगा। और टोटल पासवर्ड्स जब रेपिटिशन अलाउ ना हो, तब देखो जब रेपिटिशन अलाउ नहीं होगी तो परम्यूटेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो परम्यूटेशन यूज़ करेंगे हम कि टोटल जो हमारे पास जो लोअर केस लेटर्स थे वो 6 थे, हमने 5 यूज़ करने हैं, टोटल डिजिट्स थे हमारे पास 6 उसमें से हमने 3 यूज़ करने हैं। तो 6p5 इंटू 6p3 720 इंटू 120 86400 ये इसका आंसर होगा। ये परम्यूटेशन से होंगे। पहला पार्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से होगा और दूसरा परम्यूटेशन से। Question number 20. On Defense Day, Teacher 1 compiles a list of 10 distinct national songs, while Teacher 2 also prepare a separate list of 10 different national songs. दोनों टीचर्स ने 10 नेशनल सॉन्ग्स की लिस्ट बनाई विद नो ओवरलैप बिटवीन द टू लिस्ट। उनमें कोई भी जो है ना सॉन्ग मैच नहीं करता। द प्रिंसिपल नीड्स टू सेलेक्ट 3 सॉन्ग्स फ्रॉम टीचर 1 एंड 3 सॉन्ग्स फ्रॉम टीचर 2। अब प्रिंसिपल ने 3-3 सॉन्ग्स दोनों में से सेलेक्ट करने हैं। Determine the number of possible selection method when the order sequence of selected song is important, the order sequence of song selected is not important। तो मैंने ये बात बताई थी कि जो परमुटेशन होती है इसमें जो ऑर्डर या सीक्वेंस होता है वो मतलब इन्वॉल्व होता है और कॉम्बिनेशन में जो ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता। तो पहला पार्ट जो है जिसमें सीक्वेंस अलाउ है वो परमुटेशन का और जो दूसरा है वो कॉम्बिनेशन का है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन सॉन्ग पहले केस में क्या बनेगा 10 सॉन्ग से 3-3 सेलेक्ट करना है तो 10p3 इंटू 10p3 ये आंसर आ जाएगा 51840। और दूसरे पार्ट में जब इंपॉर्टेंट नहीं है सीक्वेंस तो वो कॉम्बिनेशन है तो 10c3 इंटू 10c3 14400 ये आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 2 है। इसमें अब जेन 20 है ये आपने जेन में रखना है। ये मैंने परमुटेशन के टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था कि परमुटेशन में जो सीक्वेंस होता है ये इन्वॉल्व होता है, कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस इन्वॉल्व नहीं होता। या परमुटेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है और कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये निशानी है और यही इनकी दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो ये आपका क्वेश्चन 20। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।